आप सभी का रेलवे की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट जीव विज्ञान के प्रश्न कवर करने वाले हैं, जो कि आपके विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न मिलेंगे और साथ ही आपको पूछे जाने वाले प्रश्न भी आपको इसमें मिलेंगे। और यह है आपका यूथ कंपटीशन टाइम का नया संस्करण की बुक है। हम आज इसी को कवर करने वाले हैं। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में आपको मात्रक से रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी आपके पूछे गए थे रेलवे में, वह मैंने आपको कवर करा दिया है। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जो है यूथ कंपटीशन टाइम का जो है आपका प्लेलिस्ट भी बनी है, आप वहां से इसे कवर कर सकते हैं। तो चलिए और देखते हैं आज की क्लास। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएँ यानी मेजर ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, कह रहा है जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है। तो ये हमारा हो जाएगा जैव प्रौद्योगिकी। देखिए अगर बात करें इसके, देखिए अनुवंशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा होती है जो वंशानुक्रम पैटर्न के अध्ययन पर केंद्रित है। अनुवांशिकी के जनक जो हैं वह ग्रेगर जॉन मेंडल माने जाते हैं। अनुवंशिकी शब्द का प्रयोग बेटसन द्वारा 1916 में किया गया था। प्रत्येक जीव में बहुत से ऐसे गुण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से उनकी संतानों में संचरित होते हैं, और जीवों के इन मूल गुणों को संभारण अनुवांशिकी कहते हैं। इसी कारण प्रत्येक जीव के गुण अपने माता पिता के समान होते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको बता दूं, जैसे अगर किसी को शुगर की बीमारी है किसी को, तो उसके का चांस यही रहता है कि उसको संतान के भी होने का यह आपका चांस रहता है। 80% उसके संतान को भी चांस रहता है कि उसको भी शुगर हो सकता है। साथ ही आपकी टीबी एक बीमारी हुई, ये सब आपकी जेनेटिक बीमारियां होती हैं, वो यही आपकी इस क्वेश्चन के माध्यम से बता रहा है। अब यही देखिए दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि सब्जियों, फलों, फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन आपके पास है, इसे कहा जाता है हॉर्टिकल्चर। अब हॉर्टिकल्चर विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें अनाज, फूलों, पौधों को उगाने से लेकर उसके व्यापार तक का अध्ययन किया जाता है। और हॉर्टिकल्चर मानव उपयोग के लिए इस्तेमाल होने वाले पौधे के विज्ञान, तकनीकी और विपणन से जुड़ा क्षेत्र है। इसे दो भाग खाद्य, फल, सब्जी तथा अनाज और फूल और पौधों के रूप में जाना जाता है। अब यहीं देखिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या है, कह रहा है कि कोशिकाओं के अध्ययन को डैश डैश कहा जाता है। तो कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। अब कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है, जिसमें सीरम एवं अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के अध्ययन को सीरोलॉजी कहते हैं। अब रोगों की पहचान और निदान की विवेचना के अध्ययन को ईटियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्यान से देखिए, रोगों की पहचान और निदान की विवेचना के अध्ययन को जो है ईटियोलॉजी कहते हैं। और कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक को छोड़कर संपूर्ण पदार्थ को कोशीय द्रव्य यानी आपको साइटोप्लाज्म कहते हैं। और यह आपके रेवेदार जालीनुमा अर्ध तरल पदार्थ होते हैं। यह कोशिका के 70% भाग की रचना करते हैं। आगे देखिए चौथा नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि बीटी कल्चर क्या है। तो बीटी कल्चर क्या है, तो अंगूरों की खेती होती है। क्या होती है, बार बार आपसे पूछा जाता है, ये आपके क्वेश्चन आपको हर तरह से देखने को मिलेगा। आरओ एआरओ से लेकर आपको रेलवे यानी विभिन्न परीक्षाओं यूपी पुलिस तक के यह क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब बीटी कल्चर अंगूर की खेती को कहा जाता है, और सब्जियों की खेती को ओलरी कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, तो सब्जियों की खेती को ओलरी कल्चर कहते हैं, और यहीं पर फूलों की खेती को फ्लोरी कल्चर कहते हैं। आगे देखिए कह रहा है कि एपीग्राफी का क्या अभिप्राय है। एपीग्राफी का क्या अभिप्राय है, तो यह होता है शिलालेखों का अध्ययन। किसका, तो शिलालेखों का अध्ययन। यहाँ आपको इम्पोर्टेंट आपको दे रखे हैं, जैसे आपका ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत आपको कंकालों का अध्ययन किया जाता है। एपीग्राफी के अंतर्गत आपका शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है। कार्टियोग्राफी के अंदर आपका मानचित्रों का अध्ययन किया जाता है, और न्यूमनोस्मैटिक के अंतर्गत आपको सिक्कों का अध्ययन किया जाता है।
अब यहीं देखिए पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो पक्षियों के अध्ययन को पूछ रहा है ना, तो इसे ऑर्थनोलॉजी कहा जाता है। अब देखिए ऑर्थनोलॉजी पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है और हार्पटोलॉजी उभयचर और सरीसृप के अध्ययन को कहा जाता है। एप्थोलोमोलॉजी जो है आँखों का चिकित्सक अध्ययन है और एंथ्रोपोलॉजी जो है आपके मानव के क्रमिक विकास का अध्ययन है। आगे देखिए 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो अभी आपको मैंने ऊपर बताया ऑर्थनोलॉजी कहा जाता है। ये आपका एनटीपीसी का क्वेश्चन है जो कि आपका 2016 में आया था 3rd शिफ्ट में। अब सेरीकल्चर का शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो सेरीकल्चर के अंतर्गत जो आपका होता है ना वह रेशम की खेती होती है। अब यहाँ देखिए आपको सेरीकल्चर जो है आपका सेरीकल्चर रेशम के कीट पालन का अध्ययन है और पीसी कल्चर यानी मत्स्य पालन का अध्ययन है। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन का अध्ययन है और एबी कल्चर जो है वह पक्षी पालन का अध्ययन है। यानी देखिए मैं आपको बता दूं आपका यूथ कंपटीशन तो मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि आपको इसमें आपको डिटेल्स के साथ तो क्वेश्चन मिलेंगे और भी इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन इसमें देखने को मिलते हैं। अब सेरीकल्चर का फिर पूछ रहा है तो रेशम के कीड़ों का पालन। अब 10वां नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यापार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है, तो ईथोलॉजी क्या हो जाएगा, ईथोलॉजी। ये भी आपका एनटीपीसी का ही क्वेश्चन है। कह रहा देखिए ईथोलॉजी जो है रोगों के कारण का अध्ययन करने का वाला शास्त्र है और एटमोलॉजी कीटों का अध्ययन, ईथोलॉजी पशु व्यवहार और जैविक अध्ययन और इथनोलॉजी आपका मानव जाति विज्ञान। अब देखिए 11 नंबर कह रहा है हेमटोलॉजी क्या है, हेमटोलॉजी के अंतर्गत किससे संबंधित है, तो हेमटोलॉजी जो होता है आपका वह रक्त से, क्या, तो हीमोग्लोबिन यानी हेमटोलॉजी का अध्ययन जो है आपका रक्त से संबंधित है और ये आपका आरआरबी जेई का क्वेश्चन है। और इसमें बात करें हेमटोलॉजी का अध्ययन जो आपका रक्त से संबंधित है। डेंट्रोलॉजी जो आपका होता है डेंट्रोलॉजी वह वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन कहा जाता है। और टिश्यू कल्चर क्या है, तो कृत्रिम माध्यम से ऊतकों का संवर्धन है। और वायरोलॉजी विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। आगे देखिए कह रहा कि फार्मोलॉजी क्या है, फार्मोलॉजी क्या है यह पूछ रहा है। तो जीव की आकृति और उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन है, क्या है, तो फार्मोलॉजी के अंतर्गत ना, तो जैसे जीव हैं उनकी आकृति कैसी है, उसकी संरचना कैसी है और उसकी विशिष्ट जो आपके संरचनात्मक उनके अंदर गुण का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। आगे देखिए 13 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से किस में मनुष्यों का अध्ययन किया जाता है, तो हम मनुष्य हैं तो एंथ्रोपोलॉजी में मनुष्यों का अध्ययन किया जाता है। और बात करें एंथ्रोपोलॉजी में मानव के विकास यानी डेवलपमेंट, रीति रिवाज और उनका इतिहास, परंपरा से संबंधित विषयों का अध्ययन जो है इसके अंतर्गत आपका किया जाता है। अब यही कह रहा कि आर्कियोलॉजी जो है आपका होता है आर्कियोलॉजी, आपने फिल्मों में बहुत सुना होगा आर्कियोलॉजी का नाम। यह पुरातात्विक संबंधित विज्ञान की शाखा होती है। और आपका इक्थियोलॉजी क्या होती है, तो मछलियों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। अब देखिए एंट्रोलॉजी आपका पूछ रहा है, तो पुरुष स्वास्थ्य से संबंधित आपका मुख्य प्रजनन, स्वास्थ्य और मूत्र संबंधित चिकित्सा विज्ञान की यह शाखा है। 14 नंबर कह रहा है कि जीव विज्ञान की शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है, तो एंथ्रोपोलॉजी। किसमें, एंथ्रोपोलॉजी मैंने आपको ऊपर डिटेल्स में बताया है। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है निषेचन विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन किस नाम से जाना जाता है, निषेचन। तो यह आपका होता है क्या, तो निषेचन जो आपका होता है वह भ्रूण विज्ञान होता है। अब बात करें तो निषेचन जो होता है वह आपका विकास, विभाजन और उसकी भिन्नता यानी वैरायटी के अध्ययन को जो है भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। अब यहीं देखिए कह रहा है कि फिजियोलॉजी के अंतर्गत क्या होता है, तो शरीर की क्रिया विज्ञान एवं कार्यकी का अध्ययन किया जाता है। अब आनुवंशिकी दे रखा है यानी जेनेटिक, इसमें क्या होता है, तो इसमें आनुवांशिकता एवं जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है।
और यहाँ पे क्रमागत उन्नति क्या है, तो क्रम विकास आनुवांशिकी लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए क्या कह रहा है 16 नंबर, पौधों में बीमारियों का अध्ययन वह तरीके जिसमें पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है आपका फाइटोपैथोलॉजी। क्या कहा जाता है, फाइटोपैथोलॉजी कहा जाता है। आरआरबी एनटीपीसी का यह क्वेश्चन है। और अब 17 नंबर क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन और मृदा विज्ञान की शाखा किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। यह शाखा आपकी हो जाएगी एडाफोलॉजी। क्या हो जाएगी, एडाफोलॉजी हो जाएगी, जिसमें जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। और इसमें और भी आपको दे रखा है, जैसे आपका एंड्रोलॉजी में पुरुष में एंड्रोलॉजी क्या है, तो पुरुषों में बांझपन और यौन रोगों का अध्ययन। और आपका एग्रोबायोलॉजी दे रखा है, जिसमें कृषि में पौधों का पोषण और जीवन का अध्ययन। और डेस्मोलॉजी है, तो जिसमें आपके एनाटॉमी के अंतर्गत स्नान बंध का अध्ययन। 18 नंबर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा का वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है। तो आपकी हो जाएगी एंड्रोलॉजी। क्या हो जाएगी, एंड्रोलॉजी पुरुष में बांझपन और यौन रोगों का अध्ययन होता है। और बाइकोलॉजी क्या है, बाइकोलॉजी ये होता है कि प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन। अब 19 नंबर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रमुख शाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है। तो हेप्टोलॉजी। क्या होता है, हेप्टोलॉजी। अब हेप्टोलॉजी के अंतर्गत यकृत यानी लीवर, पित्ताशय की थैली यानी गाल ब्लैडर का अग्नाशय यानी पेंक्रियाज के साथ साथ उनके विकारों का अध्ययन किया जाता है। हेलोकोलॉजी में क्या होता है, तो अल्सर का अध्ययन किया जाता है। हेलोकोलॉजी दे रखा है ना, इसमें अल्सर का अध्ययन किया जाता है। और अगर बात करें आपका जेरिएट्रिक्स दे रखा है, जेरिएट्रिक्स क्या है, यानी ओल्ड पीपुल यानी बुजुर्गों के स्वास्थ्य का देखभाल का अध्ययन। अब देखिए 20 नंबर कह रहा है कि जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहते हैं। तो वर्गीकरण विज्ञान। क्या, तो इसे वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। अब यह देखिए, यह विभिन्न जातियों के जंतु और पौधों का अध्ययन सन 1735 ईस्वी में कार्ल लिनियस ने सिस्टम नेचर के आधार पर वर्गीकरण किया। और नेथोलॉजी क्या है, तो नेथोलॉजी जो होती है वह धार्मिक मानवीय प्रयास ईश्वर शक्ति का अध्ययन है। और शारीरिक रचना यानी एंटोमी क्या है, तो शारीरिक रचना और शरीर के चीर फाड़ का अध्ययन होता है। और सारो विज्ञान क्या है, सारो विज्ञान यानी आपका नेमनोलॉजी यानी नदियों, झीलों, तालाबों, जल प्रपात, अर्धभूमि और समुद्र से अलग अलग उनका अध्ययन कहलाता है। अब पूछ रहा है जंतु विज्ञान किसका अध्ययन किया जाता है जंतु विज्ञान में। तो जंतु विज्ञान में जानवरों का। कह रहा है विज्ञान की कौन सी शाखा है जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन से संभावनाओं से संबंधित है, उसको क्या कहा जाता है। उसको आपको एक्सोबोलॉजी कहा जाता है। अब बात करें एक्सोबोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है। एंटोमोलॉजी शाखा के अंतर्गत कीटों के अध्ययन किया जाता है। और माइकोलॉजी के अंतर्गत कवकों और जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत प्राणियों और पादपों के अवशेषों का अध्ययन किया जाता है। 23 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा कि डैश डैश तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, बानर, वन मानुष आदि का व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसको प्राइमेटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्राइमेटोलॉजी कहा जाता है। अब इसके अंतर्गत जैसे मानव जैसी प्रजातियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है।
लोक वनस्पति और वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें वनस्पतियों एवं लोगों के पारस्परिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। और एंथ्रोपोलॉजी दे रखा है। एंथ्रोपोलॉजी में आपका विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन जो है आपका एंथ्रोपोलॉजी में किया जाता है। अब 24 नंबर देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मकड़ियों का अध्ययन है, यानी निम्नलिखित में कौन सी मकड़ियों का अध्ययन है। तो मकड़ियों का अध्ययन आपका है आर्कियोलॉजी। क्या? तो आर्कियोलॉजी होता है अब आपका आर्कियोलॉजी मकड़ियों का अध्ययन, एंथ्रोपोलॉजी मानव की संस्कृति और सभ्यता का अध्ययन, एपिकोलॉजी मधुमक्खियों का अध्ययन और साइनोलॉजी कुत्तों का अध्ययन। अब सीरोलॉजी का अध्ययन किस पे किया जाता है? तो सीरोलॉजी का अध्ययन किस पे किया जाता है? ये आपका होता है छिपकली। अब छिपकली का अध्ययन जो है वह एंटोमोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है एंटोपोलॉजी में। और आपका सेप्टो आपका क्या दे रखा है? सर्पटोलॉजी में सर्पों आदि का अध्ययन किया जाता है। कह रहा डैश डैश लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति के चित्रण दर्शाते अनुसंधान तैयार करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा क्या? तो एंथ्रोग्राफी हो जाएगा। अब एंथ्रोग्राफी में लोगों और संस्कृतियों को व्यवस्थित अध्ययन है। यह सांस्कृतिक घटनाओं को पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है, जहां शोधकर्ताओं अध्ययन के विषय को देखने के लिए समाज को देखता है। अब सांस्कृतिक सापेक्षावाद के आपका यह विचार है कि किसी व्यक्ति के मान्यताओं, मूल्यों, प्रथाओं को उस व्यक्ति की अपनी संस्कृति के आधार पर समझा जाना चाहिए। अन्य की मानदंडों के खिलाफ निर्णय लेने के बजाय आपका एथनोबॉटनी। क्या? तो आपका एथनोबॉटनी जिसमें आपका वनस्पति के विज्ञान की एक शाखा होती है जिसमें वनस्पतियों एवं लोगों के पारस्परिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। कह रहा कि प्राचीन काल के जानवरों एवं पौधों और जीवों के संरक्षित अवशेषों और चिन्हों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहलाता है? तो आपका जीवाश्म विज्ञान, जिसे आपका पेलियोटोलॉजी कहा जाता है। अब बात करें तो जिसमें आपका प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं जीवों के संरक्षित अवशेषों और चिन्हों के अध्ययन को विज्ञान की जीवाश्म विज्ञान आपका कहा जाता है। अब जिसमें बात करें आपका क्या दे रखा है? आपका नर विज्ञान यानी एंट्रोपोलॉजी यानी मानव शास्त्र विज्ञान की यह अध्ययन किया जाता है। और आपका एक्रोलॉजी दे रखा है यानी पुरातात्विक विज्ञान क्या होता है? तो मानव संस्कृति और विकास क्रम के समझने और उसकी व्याख्या करने की यह कार्य करता है। और औषधि विज्ञान आपकी क्या है? तो जड़ी बूटियों का अध्ययन है। 28 नंबर कह रहा है कि जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जीवाश्मों का अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। अब कह रहा है कि आपका पेलियो एंटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? तो आपका जीवाश्मों से। कह रहा है कि पादप विज्ञान और पैथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आपका पौधों का। और वनस्पति विज्ञान प्राचीन ग्रीक शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है आपका चारगाह, घास या चारा। एंकोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? क्या दे रखा है आपका? एंकोलॉजी। एंकोलॉजी आपका किस बीमारी से जुड़ा हुआ है? तो ये आपका होता है कैंसर से। अब एंकोलॉजी कैंसर से संबंधित चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा है। कैंसर रोग में कोशिकाओं की अनियंत्रित जो है वह वृद्धि होती है, इसे कर्क रोग कहते हैं। अब आपका क्या दे रखा है? अस्थि सुशिरता दे रखा है। यह उम्र संबंधित विकार होता है जिसमें अस्थि के पदार्थों में कमी से अस्थि भंग की प्रॉब्लम आ जाती है। यानी अस्थि भंग का मतलब आपकी हड्डियां टूट जाती हैं। और मधुमेह आपका दे रखा है एक लंबी अवधि में उच्च रक्त शर्करा के स्तर की बढ़ोतरी होती है। ये अग्नाशय यानी पेंक्रियाज के बीटा के कोशिकाओं से व्याप्ति इंसुलिन की उत्पादन नहीं होने का कारण होता है। अब वृक्क संबंधित आपका दे रखा है
वृक्क संबंधित आपकी विफलता दे रखा है, रेनल फेलर दे रखा है, यानी वृक्कों की खराबी, यानी वृक्क क्या, वृक्क का मतलब आपका किडनी, क्या, तो आपकी किडनी की बात कर रहा है ये, तो किडनी की बात कर रहा है, जिसके कारण रक्त में संचय यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, जिसको यूरोमिया कहा जाता है, जो बहुत खतरनाक और वृक्क की विफलता का मुख्य कारण, यानी किडनी फेल का मुख्य कारण है। अब 32 नंबर कह रहा है कि कवक विज्ञान क्या है, तो कवक विज्ञान में कुकुरमुत्ता का अध्ययन किया जाता है, यानी माइकोलॉजी में कवकों, कुकुरमुत्ता, राइजोपस, म्यूकस आदि का अध्ययन किया जाता है। एपी कल्चर में आपका मधुमक्खियों का अध्ययन, सेरोकल्चर में छिपकलियों का अध्ययन, और एक्थोलॉजी में आपका मछलियों का अध्ययन, और एंथ्रोलॉजी में आपका पक्षियों का अध्ययन। अब माइकोलॉजी आपका फिर पूछ रखा है, तो आपका कवकों से संबंधित है। अब आप यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि 34 नंबर कह रहा कि ओनिरियोलॉजी किसका अध्ययन है, ओनिरियोलॉजी किसका अध्ययन है, तो आपका सपने का। अब देखिए सपनों का वैज्ञानिक अध्ययन है, वर्तमान शोध में मस्तिष्क के कार्यों के बारे में सपने देखने और वर्तमान ज्ञान के बीच सहसंबंध स्थापित करने का प्रयास इसमें किया जाता है। अब टेक्सोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है, तो टेक्सोलॉजी जो होता है वो आपका जहर का। अब बात करें तो जीवों के ऊपर रसायन के प्रतिकूल प्रभावों के अध्ययन से संबंधित विधा की विष यानी टेक्सोलॉजी कहते हैं, जिसमें विषमता के लक्षण, प्रक्रिया, मैकेनिज्म, चिकित्सा एवं जांच आदि का अध्ययन किया जाता है। अब टेक्सोनॉमी फिर पूछ रहा है, तो टेक्सोनॉमी जो आपका होता है, टेक्सोनॉमी मूल रूप से किससे संबंधित है, तो जैव विविधता, किससे, जैव विविधता से संबंधित है। अब बात करें तो आधुनिक वर्गीकरण की नींव किसने रखी थी, तो आधुनिक वर्गीकरण की नींव कैरोलस लीनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचर में डाली थी। इन्हें दिनाम प्रणाली का श्रेय भी दिया जाता है। इस प्रणाली के अनुसार प्रत्येक प्राणी के नाम का प्रथम शब्द वंश यानी जेन्स के तथा दूसरा शब्द जाति को दर्शाता है। कह रहा कि बायो सिस्टमैटिक का उद्देश्य क्या है, बायो सिस्टमैटिक का उद्देश्य क्या है, तो ये आपका डी हो जाएगा इसमें, कि अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण है। कह रहा विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसे ऊतक विज्ञान कहते हैं। कह रहा कि जानवरों एवं उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इकोलॉजी कहा जाता है। अब बात करें इस संबंध में आपका देखिए जानवरों के और उनके पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन इकोलॉजी के अंतर्गत आपका किया जाता है। अब हमारा सेकंड पार्ट है कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरीज, स्ट्रक्चर, फंक्शंस, और जंतु कोशिका, एनिमल सेल। अब देखिए 40 नंबर है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्राकेंद्रीय मौजूद नहीं होता है, ये होता है आपका केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली देखिए कि कोशिका का केंद्रक वह कोशिका घटक होती है जिसकी अधिकांश प्राकेंद्रीय मौजूद नहीं होती, उसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। यह दोहरी परत की एक झिल्ली होती है जो केंद्रक के चारों ओर से घेरी रहती है, जिससे बाहर झिल्ली और अंत प्राद्रवी जालिका से जुड़ी होती है, जिस पर राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। अब कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में किया था, जो कोशिका को नियंत्रण केंद्र था। कह रहा कि मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है, और ग्लूकोज के विघटन के लिए इसमें से किसकी आवश्यकता होती है, तो यह आपका होता है ऑक्सीजन की।
ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा सूर्य का निर्माण होता है और ग्लूकोज के विघटन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। कह रहा अधिकांश कोशिकाएं प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या होती है? तो ये होती है आपकी एटीपी। अब एटीपी क्या होता है? तो एटीनो ट्राई फास्फेट। अब देखिए अधिकांश कोशिकाएं प्रक्रियाओं के लिए एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा मुद्रा होती है और एटीपी एक जटिल कार्बनिक रसायन होता है। यह जीवित कोशिकाओं के आदि में पाया जाता है और यह जीवित कोशिकाओं में कई प्रकार के अलग अलग प्रक्रियाओं के चलने के लिए ऊर्जा आदि प्रदान करने का कार्य करता है, जैसे कि आवेग प्रसार और मांसपेशियों का संकुचन, रासायनिक संश्लेषण आदि होता है। कह रहा है कि किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली का रूप में जाना जाता है? तो आपका होता है लाइसोसोम। अब बात करें डिटेल्स में तो लाइसोसोम की कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसमें आपका हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोसोम का पीएच मान आपका होता है 4.55, अम्लीय होता है। 44 नंबर कह रहा है कि कोशिका में 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पाइरूवेट विखंडन की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो ये आपकी होती है कहाँ? तो कोशिका द्रव्य में। अब बात करें तो कोशिका में 6 कार्बन अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पाइरूवेट में विखंडन की प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। अब कोशिका द्रव्य एक ऐसी जैली जैसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाया जाता है। अब कोशिका के अन्य जो आपके होते हैं, कोशिका के अन्य अथवा कोशिकांग कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं, जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, राइबोसोम इत्यादि आपके पाए जाते हैं। कह रहा कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के उप इकाई संरचना क्या होती है? ये आपकी होती है क्या? 50S से आपका 30S, यानी प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कोशिका की जीव द्रव्य की थैली आपकी जुड़ी होती है, जिसमें आपकी 15 से 20 नैनोमीटर आकार की होती है और 2 उप इकाइयों में 50S और 30S की बनी होती है। अब बात करें जो आपस में मिलकर 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बनाते हैं। अब राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन संश्लेषित होती है। अब देखिए 46 नंबर कह रहा है कि प्राकेंद्रीय कोशिका सेल की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे दिया गया है और विकल्प आपको गलत विकल्प का चयन करना है। तो गलत विकल्प ये हो जाएगा कि झिल्लीबद्ध कोशिकांगों का मौजूदगी। यानी देखिए आपका ग्रुप डी का क्वेश्चन है ये कि आपका प्राकेंद्रिकी कोशिका की प्रमुख विशेषता ये होती है कि अत्यधिक छोटे आकार की एकल गुणसूत्री होती है। इसका नाभिकीय क्षेत्र आपका केंद्र भाग होता है। प्रोकैरियोटिक जीव या प्रोकैरियोटिक ऐसे जीवों को कहा जाता है जिनकी कोशिका झिल्ली बंद केंद्रक में नहीं पाया जाता है। अब एटीपी में आपका टर्मिनल फास्फेट लीकेज को जल के उपयोग द्वारा तोड़ा जाता है तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो 30.5 आपका किलो मोल होता है। यानी संश्लेषित अणु जो आपका होता है एटीनो ट्राइफॉस्फेट का उपयोग कोशिका में अन्य सभी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। इन प्रक्रियाओं में एटीपी टूट जाता है और जो एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा पैदा करता है, कोशिका में होने वाली ऊष्माशोषी अपक्रियाओं को चला सकता है। और इस प्रकार आपके पानी का उपयोग करके एटीपी में टर्मिनल फास्फेट लीकेज को तोड़ा जाता है तो आपका 30.5 किलो मोल के बाद ऊर्जा के जो है निकलती है। तो ये थे हमारे टोटल 48 प्रश्न हो जाए, बाकी इसमें आपके 48 ही थे। फिर मैं आपको या तो आपको केमिस्ट्री से या तो आपको कंप्यूटर से क्वेश्चन अगले पार्ट में मैं कराऊंगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक लाइक ज़रूर करके जाएं